स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं झमाझम। हम लोगों ने 2 चैप्टर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आपको पता है वो 2 चैप्टर्स का मतलब क्या है? आपके एग्जाम के एश्योर्ड 20 मार्क्स। और अब मैं उस 20 मार्क्स के साथ 5 मार्क्स का और एश्योरेंस ऐड करने जा रहा हूं और ऐड करने जा रहा हूं एक नया चैप्टर। उसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। सरकार ये चैप्टर तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। आप इसका फ्लैच क्यों बना रहे हैं? तो देखो बॉस, मैंने आपको 60 मार्क्स कमिट किए हैं कि मेरे द्वारा आपको 60 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, और उसमें ये 5 मार्क्स एवरेज ड्यू डेट से भी हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है समझिए, एवरेज ड्यू डेट सबको लगता है बेहद आसान चैप्टर है, और एक्चुअली है, लेकिन इस चक्कर में कई बार हम हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार क्या हो जाता है कि साहब हम लगता है कि यार ये तो यूं कर लेंगे, और यूं करने के चक्कर में कर लेते हैं सिली मिस्टेक्स। और सिली मिस्टेक्स की सीए इंस्टीट्यूट में कोई जगह नहीं है, और वहां मिलते हैं 5 में से सीधे 0। तो मालिक, आप जब इस चैप्टर को करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा कि यहां पे आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो एक बार नहीं 2-2 बार जांचें, क्योंकि ये अगर इजी गोइंग मार्क्स हैं तो इसमें गलती के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ही हमको ले डूबता है। ये जो सेगमेंट है एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, शॉर्ट 5 मार्क्स हैं, और 5 में से 4.25 भी आए तो लानत है, मेरे पर भी और आप पर भी। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को इतना परफेक्ट करने जा रहे हैं कि यहां से अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा तो वो आपको बनना चाहिए, और पूरे 5 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। 2 वीडियो बनाएंगे हम इसमें, और 2 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर बाइंड अप करेंगे। तो मालिक, एवरेज ड्यू डेट क्या है? कोई आज बैकग्राउंड नहीं बनाऊंगा, सीधे बात करूंगा कि मालिक एवरेज ड्यू डेट ऐसी तारीख है जिस दिन अगर हम हमारे बहुत सारे न्यूमरस ट्रांजैक्शन को एक साथ सेटल करते हैं तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ न्यूमरस ट्रांजैक्शन है, अगर उसे एवरेज ड्यू डेट पर सेटल किया जाए तो जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टिव डेट पर सेटल करने का जो परिणाम होता, वही परिणाम एवरेज ड्यू डेट पर भी आएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ऊपर से गया, 2-2, 2.5 फीट ऊपर से गया। कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। अगर मैंने आपसे 4 बार माल उधार खरीदा और मुझे 4 पेमेंट 4 अलग अलग डेट पे करने थे, अब मान लो अगर ये 1 महीने में मैंने 4 बार माल खरीदा, तो क्या मैं 4 बार आपको पेमेंट करता रहूंगा? और आप जैसे मेरे 36 और सप्लायर हैं, तो क्या मैं दिन भर बस चेक फाड़ता रहूं? काम धंधा करूं कि नहीं करूं? तो मैंने क्या बोला कि मालिक देखो, ऐसा है कि महीने भर में मैं आपसे जो ट्रांजैक्शन करूंगा, क्वार्टर में मैं जो आपसे ट्रांजैक्शन करूंगा, 6 महीने में मैं आपसे जो ट्रांजैक्शन करूंगा, उन सारे ट्रांजैक्शन के जो इंडिविजुअल पेमेंट है उन्हें इंडिविजुअली पे ना करते हुए लमसम में एक साथ पूरा अमाउंट एवरेज ड्यू डेट पर पे करूंगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या सर जो आपने अभी बोला ये हर जगह लागू होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। एवरेज ड्यू डेट एक मैथमेटिकल मीन है, और मैथमेटिकल मीन कहीं पे भी लग सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनिएगा, ये एक मैथमेटिकल मीन है। इसमें इमोशंस हम जोड़ रहे हैं कि ब्याज लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा। अब मैंने ड्राइंग की है तो ड्राइंग पर तो ब्याज लगेगा। अगर मैं ड्राइंग का एवरेज ड्यू डेट निकाल दूंगा तो क्या ब्याज लगना बंद हो जाएगा? एब्सोल्युटली लगेगा। बस वहां पे मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब वहां पे मैं ये बोलूंगा कि भैया इस पार्टनर ने जो 5 अलग अलग डेट पर 5 ड्राइंग की, अब उन 5 ड्राइंग पर उसको डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक का ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर आप इन 5 ड्राइंग को एक्यूमुलेट करके एवरेज डेट पर निकाल लाओगे तो फिर आपको वो 5 बार इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि आप टोटल ड्राइंग पर एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक का ब्याज एक बार में निकाल लोगे, यानी यहां पर ब्याज लगेगा। अब यहां पर लेकिन हम बोलेंगे क्या कि 5 अलग अलग डेट पर 5 ड्राइंग करने के बजाय अगर ये सारी ड्राइंग एवरेज ड्यू डेट पर की होती तो ब्याज का अमाउंट उतना ही आता जितना आपने अलग अलग ड्राइंग पर पे करना है, यानी ब्याज आपको देना है। बस हम इतना कर रहे हैं कि आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो बहुत लेंदी हो रही थी उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। अब अगर मैंने लोन लिया है तो भाई ब्याज तो चुकाना पड़ेगा ना, बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। तो अगर मैंने लोन लिया है और मैं उस लोन का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो यहां पर एवरेज रेट क्या बोलेगा कि आप 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 4 बार पे कर रहे हैं, तो उस पर जो ब्याज बन रहा है, अगर आप ये सारा पेमेंट एक साथ एवरेज ड्यू डेट पर कर देते
तो भी ब्याज का अमाउंट उतना ही आता। तो इसका मतलब एवरेज ड्यू डेट ये नहीं बोल रहा कि ब्याज नहीं लगेगा, बल्कि ये बोल रहा है कि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का आउटकम है वही सेम आउटकम एवरेज ड्यू डेट पर भी आएगा। अगर आप पूरा सेटलमेंट, लमसम अमाउंट का सेटलमेंट, टोटल अमाउंट का सेटलमेंट एवरेज ड्यू डेट पे करेंगे तो अगर आपने माल खरीदा है और आप ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहे हैं तो ब्याज नहीं लग रहा। तो अगर आप उन 4 ड्यू डेट्स को कैंसिल करके उन 4 बिल्स का पेमेंट एक साथ एवरेज डेट पे करोगे तो ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने, सुनिएगा, अगर आपने बोथ वे ट्रांजैक्शन किया है, यानी आपने माल बेचा भी है और आपने माल खरीदा भी है, तो भाई ये जो ट्रांजैक्शन है या तो इनको रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पर सेटल कर लो, आप उसको पे कर दो, वो आपको पे कर देगा, या फिर इन सारे ट्रांजैक्शन को नेट करने के बाद जो नेट बैलेंस आएगा पेबल या रिसीवेबल, अगर उसको आप एवरेज ड्यू डेट पे सेटल करते हैं तो भी किसी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। तो मालिक एवरेज डेट कर क्या रहा है? सिर्फ इतना कि जो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन अलग अलग डेट पर ड्यू हो रहे थे उन सबको कैंसिल करके एक सिंगल डेट पर एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है मालिक, तो एवरेज ड्यू डेट हम कहां कहां पे पढ़ेंगे, मतलब कहां कहां पर इसका एप्लीकेशन होगा? तो मालिक मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, देखो जरा, बहुत मेहनत करी है, यानी ये पूरे नोट्स अगर आपने रेफर कर लिए तो आपको ना बुक देखना ना कुछ देखना, बस इन्हें देख लो, काम खत्म। और ये आप देख कितनी देर में लोगे? मैक्सिमम 15 मिनट में, यानी 15 मिनट में पूरा चैप्टर आप बाइंड अप कर लेंगे इस प्लेज सीरीज के बाद। ठीक है, देखते हैं 4 तरह के ट्रांजेक्शन में एवरेज ड्यू डेट एप्लीकेबल होगा हमारे सिलेबस के अंदर, बाकी तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो पहला वन वे ट्रांजैक्शन, व्हाट इट मींस, मैंने आपसे 4 अलग अलग डेट पे माल खरीदा और अब उन 4 अलग अलग डेट पर उन 4 बिल का पेमेंट ना करते हुए लमसम एवरेज डेट पे पेमेंट करना चाहता हूं, सो दैट किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना हो। ये हो गया वन वे ट्रांजैक्शन। फिर दूसरा आता है आपका म्यूचुअल डीलिंग। अब म्यूचुअल डीलिंग का मतलब क्या हुआ? तो म्यूचुअल डीलिंग का मतलब ये हुआ कि मैं आपको माल बेच भी रहा हूं और आपसे माल खरीद भी रहा हूं, तो आपको मुझे कुछ अमाउंट पे भी करना है और आपसे कुछ अमाउंट रिकवर भी करना है। तो जो नेट सेटलमेंट होगा, जैसे मुझे आपसे लेना 10,000 है और आपको देना 6,000 है, तो सेटलमेंट होगा 4,000 पर। तो एवरेज रेट यहां पर ये बताएगा कि अगर आप ये 4,000 रुपए एवरेज रेट पर रिकवर करते हैं, सामने वाली पार्टी आपको 4,000 उस एवरेज रेट पर पे करती है, तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। तीसरा केस होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, यानी आप अलग अलग डेट पर खूब सारी ड्राइंग कर रहे हैं, तो हर एक ड्राइंग पर आपको अलग अलग ब्याज कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप टू ईयर एंड। तो वो बोल रहा है 5 जो ड्राइंग है उनको कैंसिल करो और एवरेज रेट पे इकट्ठा कर लो, यानी 5 ड्राइंग में मैंने 10,000, 10,000, 12,000, 12,000 और 15,000 रुपए निकाले, तो 12, 12, 24 और 20, 44 और 15, 59,000 रुपीज निकाले। तो 5 अलग अलग ड्राइंग पे 5 अलग अलग ब्याज निकलेगा। एवरेज रेट क्या बोल रहा है कि ये 5 ड्राइंग कैंसिल और सारी ड्राइंग एवरेज रेट पे इकट्ठी हो गई 59,000। अब सीधे एवरेज रेट से ईयर एंड तक का ब्याज निकालो, उतना ही ब्याज, उतना ही इंटरेस्ट निकल कर आएगा। और लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी मैंने आपसे लोन लिया, अब मैं आपको किस्तों में उसका भुगतान कर रहा हूं और हर किस्त के साथ ब्याज चुका रहा हूं। तो अगर ये 4 किस्तों में पेमेंट में जो कर रहा हूं, अगर वो 4 किस्तों में पेमेंट ना करते हुए लमसम एक एवरेज रेट पे कर दूं, तो भी ब्याज का अमाउंट उतना ही आएगा जितना 4 किस्तों में पेमेंट करने पर आता। जो जरा देखो मैंने क्या लिखा, वन वे ट्रांजैक्शन, यानी यहां पर होंगी मल्टीपल डेट्स ऑफ पेमेंट। अगर हम इन सारे पेमेंट्स को एक सिंगल एवरेज रेट पर पे कर दें तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। अब ठीक है, क्या लिखा मैंने, अगर एडीडी मतलब एवरेज ड्यू डेट पर सभी बिल्स का सेटलमेंट एक साथ कर देते हैं तो किसी भी पार्टी ओके नहीं है, वो को है, लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 5 बिल हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जो एवरेज आएगा वो डेफिनेटली ना तो जनवरी से पहले आएगा ना मई के बाद आएगा, क्योंकि एवरेज हमेशा लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में कहीं आता है। तो यार एक बात दिमाग में आएगी कि मैं माल जून में खरीदने वाला हूं, उसका पेमेंट मैं अप्रैल में कैसे कर दूं या मई में कैसे कर दूं? मुझे क्या सपने आ रहे हैं? एब्सोल्युटली सपने नहीं आ रहे हैं। तो सरकार, क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ होता है? आंसर आया नो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मालिक एक काल्पनिक तारीख है, इमेजिनरी डेट है, कि अगर इस दिन ये सारे बिल एक साथ सेटल करते तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता। अगर आप एक्चुअल में कर देते इस दिन पेमेंट तो सही में लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर एक्चुअल सेटलमेंट इस डेट के पहले या बाद में हो रहा है, इस डेट के पहले या बाद में हो रहा है, तो इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उन चारों बिल्स पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, या फिर वो सारे बिल कहां पर आ गए? एवरेज रेट पर, तो सीधे एवरेज रेट से
एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। अगर जल्दी पे कर दिया है नहीं लगता, ना मिलता ना देना पड़ता। लेकिन अगर आपने ये पेमेंट एवरेज ड्यू डेट के अलावा किसी तारीख पे किया है तो यस, आपको ब्याज मिलेगा या पे करना पड़ेगा। ठीक है मालिक, यहां पर क्या लिखा सरकार हमने, देखो जरा म्यूचुअल डीलिंग में, तो सरकार बोथ वे ट्रांजैक्शन है, यानी बोथ ऑफ देम सेल्स गुड्स टू ईच अदर, और सेटलमेंट होगा हमेशा म्यूचुअल डीलिंग में नेट अमाउंट पर, यानी 10,000 मुझे लेने हैं, 6,000 मुझे देने हैं, तो जो एवरेज रेट कैलकुलेट हो रही है वो 4,000 के लिए हो रही है। यानी ये 4,000 रुपए किस दिन पे किए जाएं ताकि किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना हो। अब सरकार आगे, अगर नेट अमाउंट एवरेज ड्यू डेट पर सेटल होगा तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। और यहां पे भी बोलेंगे कि सर एक्चुअली इस दिन पेमेंट नहीं हो रहा, ये एक इमेजिनरी काल्पनिक डेट है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर, बस अगर इस दिन पेमेंट करते तो इंटरेस्ट नहीं लगता। अब इस दिन पेमेंट हो नहीं रहा तो आप या तो फिर हर एक बिल पे अलग अलग ब्याज निकालो। अब जैसे अगर मैंने आपको 6 बार माल बेचा और 5 बार आपसे खरीदा तो 11 बिल्स पे अलग अलग ब्याज निकालो। या फिर आप क्या करो, चूंकि ये सारे बिल एवरेज रेट पे इकट्ठे हो चुके हैं, नेट हो चुके हैं, तो सीधे एवरेज रेट से डेट ऑफ सेटलमेंट तक का ब्याज एक बार में निकल कर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बॉटम लाइन एक है कि दिस सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, दिस सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन, क्योंकि अगर मैं एवरेज रेट नहीं निकालता हूं तो मुझे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ड्यू डेट पर ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एवरेज रेट नहीं निकालता हूं तो मुझे इंडिविजुअल बिल पर ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एवरेज रेट निकालने पर मुझे एक बार में पूरा ब्याज निकल कर आ जाएगा। बस इतना सा इसका यूज है। क्या सरकार रियल लाइफ में इसका यूज होता है? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो करते हैं बड़े बड़े लोग जिनके पास बजट होते हैं, प्लान होते हैं, 1-1, 2-2 साल के प्लानिंग होते हैं, तो वो इमेजिन कर पाते हैं जनवरी में खड़े होकर वो दिसंबर में क्या करने वाले हैं, वो फरवरी में खड़े होकर, अच्छा सर फरवरी में तो हम भी खड़े हैं, फरवरी में खड़े होकर ये प्लान कर पाते हैं कि नवंबर में क्या करना है। हाँ, तो अब अगर आप एक बड़ी कंपनी है तो लिटरली एवरेज रेट आपके बहुत काम की चीज़ है, और मैंने रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन देखा है। मैंने चूंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट कर रखे हैं, सिंस आई वाज द आर्टिकल इन टॉप 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ऑफ इंडिया, तो मुझे पता है कि यस, इसका उपयोग रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, अभी आप मान लेना कि नहीं, बस ये इमेजिनरी तारीख है जिस पर अगर पेमेंट करते तो किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता। अब आगे सुनो, आपके एग्जाम में सो फार 4 एग्जाम हुए, चारों एग्जाम में यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, लेकिन आपके वो 4 एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आया है यहां से और 1 बार आया है यहां से, यानी यहां से 1 बार भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इसको हम बहुत जल्दी निपटाएंगे और हमारा फोकस रखेंगे यहां पर, म्यूचुअल डीलिंग और वन वे ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, तो चलिए सरकार, अब हम और आगे का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। यहां पर मैं आपको सिखा नहीं रहा, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको गलती कहां कहां नहीं करनी है। ठीक है, चलो मालिक सुनो, ऐसा है कि एवरेज रेट के क्वेश्चंस में आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, और जब वो आएंगे तो आपको एवरेज रेट के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को भी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर वो क्या क्या मेन चीजें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एवरेज रेट के क्वेश्चंस में आ रहे हैं? तो पहली चीज कि जब भी हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन में मिलेंगे तो वहां पे आपको एक ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट निकालना पड़ती है। हाँ सरकार, याद आ गया, बिल डेट होती है, फिर ड्यूरेशन होती है, उसको ऐड करते हैं और फिर 3 दिन ग्रेस के जोड़ते हैं। यस, उन्हें जोड़ने के बाद जो तारीख आई दैट इज बेसिकली मैच्योरिटी डेट। उस मैच्योरिटी डेट पर अगर पब्लिक हॉलीडे आती है, हाँ सर आता है, याद आ गया, अगर उस मैच्योरिटी डेट पर पब्लिक हॉलीडे आती है तो उस दिन को आप 1 दिन प्रीपोन करेंगे, क्योंकि आपने 3 दिन ग्रेस के जोड़े थे, तो 1 दिन ग्रेस का कम कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन मैच्योरिटी आने वाली है उस दिन छुट्टी है। अब आप उस चक्कर में 1 दिन और बढ़ा तो सकते नहीं है, तो प्रीपोन करेंगे। अब सरकार ये पब्लिक हॉलीडे वाले दिन कौन कौन से हैं? तो मेन तो याद है सरकार, 15 अगस्त याद है, हाँ सरकार, 26 जनवरी, हाँ सरकार, 2 अक्टूबर ड्राई डे, हाँ सरकार, और कुछ याद है? हाँ सर, जिंगल बेल 25 दिसंबर। चलो ये तो आपको याद है, कुछ 1-2 और मैं ऐड कर देता हूं, जैसे एक है 1 मई। 1 मई सरकार ये क्या है? महाराष्ट्र में बोलते हैं इसको महाराष्ट्र डे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा ये है कि ये वर्ल्ड लेबर डे है और इस दिन छुट्टी होती है, मतलब होती है। तो वर्ल्ड लेबर डे 1 मई, नॉट महाराष्ट्र डे। फिर इसके अलावा बैंक्स के थ्रू हम अपने बिल्स के ट्रांजैक्शन करते हैं
और बैंक बंद रहते हैं 2 दिन खास तौर से साल में, बाकी सेकंड और फोर्थ सैटरडे तो बंद रहेंगे, संडे भी बंद रहेंगे। वो अगर संडे पड़ रहा है तो क्वेश्चन बताएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि संडे कब पड़ गया। तो 2 तारीखें ऐसी और हैं जिस दिन बैंक बंद रहते हैं। एक होता है 30 सितंबर, 30 सितंबर। इस दिन बैंक क्या करते हैं, अपने 6 महीने के खाते क्लोज करते हैं। तो उस दिन बैंक खुला रहता है, नॉट फॉर द पब्लिक, वो अपने लिए आते हैं और 6 महीने के खाते बंद करते हैं। फिर एक बार और अगले 6 महीने के बंद करेंगे, कब? 31 मार्च को। नहीं, लेकिन 31 मार्च को तो बहुत सारी टैक्सेस की डेट्स होती हैं, इसलिए बैंक फिर 31 मार्च को बंद नहीं करता, वो 1 अप्रैल को बंद करता है। तो 2 तारीखें और अपने साथ जोड़ लो, एक 30 सितंबर बैंक्स की 6 मंथली क्लोजिंग और एक 1 अप्रैल बैंक की एनुअल क्लोजिंग। तो सरकार, ये अपने को समझ में आ गया कि पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीपोन करेंगे। और सरकार, अगर पब्लिक हॉलीडे ना होते हुए कोई कैजुअल हॉलीडे है, सडन हॉलीडे है, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए कि आज जिले में छुट्टी रहेगी, जिले में छुट्टी रहेगी क्योंकि आप सीए बने हैं, मान लो पूरे जिले में खुशियां मनाई जा रही हैं, वाह। तो आपके जिले का जो व्यापारी है उसे तो पता नहीं था कि आज आप सीए बनने वाले हैं, तो हो गया बैंक, पता पड़ा बैंक बंद है, पूरा बिजनेस बंद है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर ने छुट्टी दी है। छुट्टी क्यों दी है? क्योंकि आज आप सीए बने हैं, बधाई है आपको। अगर ऐसा कुछ हुआ, सोच लो, कोई नेता मर गया, कोई नेता मर गया, है ना, राजकीय सम्मान, हाँ, तो ऐसे केस में बैंक्स बंद हो जाएंगे। तो मालिक, पब्लिक हॉलीडे क्लियर हो गई? हाँ सरकार। अब आते हैं सडन हॉलीडे पे, कैजुअल हॉलीडे पे, यानी वो छुट्टी जो पहले से घोषित नहीं थी बल्कि होने के बाद पता पड़ती है। हाँ, तो ऐसे केस में जब आपको पहले से पता ही नहीं था, 13 तारीख को आप जाने वाले थे बैंक, 13 तारीख को पता पड़ा कि बैंक बंद है। क्यों बंद है? कोई भी रीजन थे, लेकिन बंद है। तब आपको सपने तो आ नहीं रहे थे 12 तारीख को या 11 तारीख को, तो आप 12 तारीख को बैंक पहुंच जाते। तो अब 13 तारीख को बैंक बंद, तो आप क्या कर सकते हो? टाइम मशीन तो है नहीं, टाइम ट्रेवलिंग तो कर नहीं सकते, तो निश्चित है अगले दिन जाओगे। पता पड़ा सर अगले दिन संडे है, ओह, फिर उसके अगले दिन जाएंगे, सर उस दिन 15 अगस्त है। अब तो सिंपल, जब भी सडन हॉलीडे होगी तो आप उसके नेक्स्ट वर्किंग डेट पर, नेक्स्ट डेट नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डेट पर ड्यू डेट मानेंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर पब्लिक हॉलीडे प्रीपोन, लेकिन अगर कैजुअल हॉलीडे है, सडन हॉलीडे है, तो कैजुअल हॉलीडे में नेक्स्ट वर्किंग डेट और पब्लिक हॉलीडे में प्रीवियस डेट, एक दिन पहले जाएंगे। अब और आगे सुनो, अगर बिल आपके नॉर्मल बिल है, नॉर्मल बिल है, या बिल आफ्टर डेट बोले, आफ्टर डेट, तो उस केस में काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ हमेशा जिस दिन बिल लिखा गया उधर से चालू होगी। यानी आफ्टर डेट या फिर कुछ नहीं लिखा तो मतलब नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उस केस में हमेशा काउंटिंग कहां से होगी? जिस दिन बिल लिखा गया, क्योंकि ऑलरेडी आप बिल में एक क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। तो भले ही सामने वाली पार्टी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन हमने जिस दिन बिल लिख दिया उस दिन से काउंटिंग चालू। लेकिन अगर 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 इन्हीं बिल्स के आगे लिखा है बिल्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, साइट मतलब देखना, कौन देखेगा? जिसको इसे एक्सेप्ट करना है। कौन एक्सेप्ट करेगा? डेटर एक्सेप्ट करेगा। तो अगर बिल में लिखा है आफ्टर साइट, तो उस केस में जो काउंटिंग चालू होगी, जो काउंटिंग का मीटर चालू होगा, वो उस दिन चालू होगा जिस दिन सामने वाली पार्टी इस बिल को देख लेगी और अपनी एक्सेप्टेंस दे देगी। यानी अब 2 तरह के बिल होगा आपके पास, एक नॉर्मल बिल, उस बिल में क्या होगा? सामने वाला कभी भी एक्सेप्ट करे, काउंटिंग कहां से करना है? जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन से। लेकिन अगर बिल आफ्टर साइट है तो काउंटिंग चालू होगी उस दिन से जिस दिन से सामने वाले व्यक्ति ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, अपनी साइट करी है, यानी उसको देख लिया है। ठीक है सरकार। तो ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज आफ्टर डेट ऑब्लिक नॉर्मल बिल, देन काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड मंथ विल स्टार्ट विद द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जबकि ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर बिल्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, then counting of days and month will start from the date of acceptance of bills of exchange. Done sir? अगर 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 आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं या प्रोमिसरी नोट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 दिन ग्रेस के हमेशा ऐड करना है, 3 दिन हमेशा ग्रेस के ऐड करना है। लेकिन यहीं अगर आपका नॉर्मल सेल का बिल है, इनवॉइस है और 1 महीने का क्रेडिट है, जैसे मतलब समझो मैंने आपको माल बेचा और बिल फाड़ के दे दिया और उस बिल पे लिखा है क्रेडिट पीरियड 1 मंथ। कब बेचा? मान लो 10 अक्टूबर को बेचा,
तो 10 अक्टूबर में एक महीना जोड़ना है। ये कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे। ये एक ऑर्डिनरी सिंपल सेल का इनवॉइस है। यानी जब सेल के इनवॉइस होंगे तो सिंपल जितना ड्यूरेशन क्रेडिट पीरियड का लिखा है वो जोड़ना है। लेकिन अगर यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, तो फिर जिस तारीख को बिल लिखा गया प्लस ड्यूरेशन प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये जोड़ना है, ध्यान रहे। और आगे सरकार, अब मालिक सुनो, जब आप काउंटिंग करेंगे, ड्यूरेशन ऐड करेंगे, यहां पे सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं। बस यहां संभाल लेना अपने आप को। वो बोलते ना कोई तो रोके, हाँ बस अपने आप को रोक लेना, क्योंकि यहां अगर आपने गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन खत्म। प्लीज ध्यान रखिएगा। अब रूल क्या है वो सुनिएगा। आपको जो ड्यूरेशन मिलेगी वो 2 टर्म्स में मिलेगी, या तो इन टर्म्स ऑफ डेज 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, या 3 मंथ्स, है ना। तो अगर डेज में आपको डिटेल मिली है तो मालिक, अब अगर मुझको डेज में डिटेल मिली है, जैसे 12 जुलाई 18 क्यों 20 करते हैं, तो 12 जुलाई 20 को आपको बिल की डेट मिली है, यानी इस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, और ये बिल ड्रॉ हुआ है फॉर 60 डेज। अब सरकार समझो, 60 दिन यहां से आगे बढ़ना है, तो क्या इस दिन को भी शामिल करना है? अरे यहां से तो आगे बढ़ना है ना, तो काउंटिंग कल से चालू होगी, यानी हमारी काउंटिंग होगी अब 13 तारीख से। 60 दिन आगे बढ़ना है, बोले हाँ। बताओ भैया, जुलाई, पहले तो जैन, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये कौन से मंथ हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? ऑड नंबर, 1st, 3rd, 5th, 7th, यहां तक ऑड, फिर यहां से इवन 8, 10 और 12। सरकार नहीं मजा आया, पंच दिख रहा है, पंच दूं, मजा आ जाएगा एकदम बेहतरीन। देखो जरा पंच में ये जितने पे अपने पहाड़ बने हुए हैं, हाँ, एक ये अंदर गड्ढा, फिर पहाड़, फिर गड्ढा, फिर पहाड़, फिर गड्ढा और फिर पहाड़। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया जनवरी, गड्ढा फरवरी, मार्च, फिर गड्ढा अप्रैल, फिर मई, फिर गड्ढा जून, फिर जुलाई। तो जैन, मार्च, मई, जुलाई, जहाँ जहाँ पे पहाड़ खड़े हैं 31। अब वापस आओ और शुरुआत करो पहाड़ से ही। अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जैन, मार्च, मई, जुलाई, और फिर वहाँ से शुरू करो। अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये कौन से हो गए सरकार? ये हो गए आपके 31 डेज। और अब इसमें जो गड्ढे वाली जगह थी, फरवरी छोड़ दो, क्योंकि फरवरी अपनी 28 या 29 की होगी, 30 की भी नहीं होगी, यानी फरवरी, अप्रैल, जून, फिर सितंबर, नवंबर, ये कौन से हैं? 30 डेज वाले मंथ। ये भैया बहुत ध्यान रखना, मुझे पता है आपको आते हैं, आप मेरे ऊपर हंस भी रहे होंगे, लेकिन ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एग्जाम में पता नहीं क्या होता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या होता है, और यहाँ पे इस जगह पे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 के, और फैब छोड़ दो अभी। तो मालिक चालू करते हैं, 12 जुलाई से आगे बढ़ते हैं 60 दिन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए 60 डेज। अब सवाल उठता है, आप कहाँ खड़े हैं? जुलाई 12 को। आपको जुलाई 12 से आगे बढ़ना है 60 डेज। जुलाई कितने का? 31 का। इसमें माइनस कर दो जिस दिन बिल लिखा गया, यानी 12। तो सरकार कितने हुए? 31 माइनस 12 आते हैं 19 डेज। अब कितने दिन बचे? 41। आप तो खूब आराम से टाइम देना, मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को आइडियली करने में 5 से 8 मिनट लगते हैं, मैं बोल रहा हूं 12 मिनट देना, लेकिन 5 में से 5 लाना। ये गारंटीड मार्क्स है, यहां पे आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है मालिक। अब अगस्त आया, बोलो अगस्त में कितने दिन होते हैं? सर अगस्त में होते हैं 31, अभी बताया था। जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31। अब कितने बचे? 10। तो ये 10 दिन काहे के हैं? सितंबर के, क्योंकि सितंबर तो 30 का होता है। तो ये आ गई आपकी ड्यू डेट, टेक्निकल टर्म है ड्यू डेट आई है, लेकिन पैसा इस दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इसमें आपको 3 दिन जोड़ना है ग्रेस के। तो 13 सितंबर विल बी योर मैच्योरिटी डेट। तो अब फिर सुनना, 12 जुलाई का बिल है और 12 जुलाई का बिल है और ड्यूरेशन दी है डेज में, तो आपको 12 जुलाई नहीं 13 जुलाई शुरुआत करना है। अब जुलाई कितने की होती है समझा चुका हूं पंच देके, हाँ, तो 31 की जुलाई और 12 हटा दो तो कितने बचे? 19 डेज।
तो 19 डेज ऑफ जुलाई माइनस 60 किया तो बचे 41। अगस्त के कितने 31, तो कितने बचे 10। अब 10 दिन का सितंबर नहीं होता, तो मतलब ये जो आई ये है ड्यू डेट, टेक्निकल टर्म में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है। और इसमें जब 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे तो आएगी मैच्योरिटी डेट जो आपके काम की है, इस दिन पैसा मिलना है। ठीक है मालिक। अब अगर यहीं पे मैं बोल देता 2 मंथ, तो आपको क्या करना है 12 जुलाई 20 लिख दिया, और इधर जहां मंथ बोला है मंथ में 2 जोड़ दो, क्योंकि 2 महीने जोड़ना है ना। हाँ, तो 2 महीने जोड़े तो क्या आ गया 12 सितंबर 20, और अब 3 दिन जोड़ना है, तो दिन काय में जोड़ोगे सर डेज में, तो यहां पे 3 जोड़ दिए, तो आपकी तारीख आ गई 15 सितंबर है, अगस्त नहीं है। हाँ, फिर से देखना एक बार, फिर से समझाता हूं। 12 जुलाई का बिल है और 2 महीने का बिल है, तो 12 जुलाई 20 लिख दो, आराम से ऐसे ही लिखना बिल्कुल। और अब यहां मंथ वाले कॉलम में 2 जोड़ दो, क्योंकि ड्यूरेशन मंथ में दी है, तो ये क्या आ गया 9, बाकी तारीख एज इट इज लिख दो। अब क्या करेंगे सर, ये आ गई मैच्योरिटी डेट, नहीं ये आ गई, तो मालिक क्या आ गई ड्यू डेट। अब इसमें क्या ऐड करोगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो डेज जोड़ना है तो डेज कॉलम में जोड़ेंगे। हाँ, तो ये आ गया 15 सितंबर 20। यानी अगर डेज में डाटा मिले तो आप तो ऐसे लिखना डेज ऊपर, और उस महीने के जितने दिन बचे वहां से माइनस करना शुरू करना। लेकिन अगर मंथ में है तो आप पहले ऐसे लिखना, और जितने मंथ है वो मंथ कॉलम में ऐड कर देना। अब सरकार अगर यहाँ पे मान लो 11 लिखा होता, तो 12 11 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये तो 13 हो जाएगा। हमारे गांव में भैया साल 13 महीने का नहीं होता, कोई बात नहीं, 12 के बाद 13 मतलब जनवरी आ गया, जनवरी 12 प्लस 3 दिन और जोड़ दो। अच्छा सरकार, अगर ये बिल की तारीख, बहुत ध्यान से, अगर ये बिल की तारीख 31 जनवरी 20 है, इफ द डेट ऑफ बिल इज 31 जनवरी 20, तो सरकार पहले बताओ कि इसमें जोड़ना क्या है। मान लो इसमें जोड़ना है 30 डेज, या इसमें जोड़ना है 1 मंथ। तो अगर मंथ जोड़ना है तो मैंने लिखा 31 ऑफ जैन 20, और इसमें 1 महीना जोड़ा मंथ कॉलम में, तो ये आ गया 31 ऑफ फेब 20। लेकिन सर फरवरी तो 31 का होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो फरवरी का जो आखिरी दिन है वो हमारे काम की डेट है। फरवरी का आखिरी दिन क्या है सरकार, वैसे तो 28 होता है, लेकिन 2020 इज ए लीप ईयर, तो यहाँ पे होगा 29th। तो फिर यहाँ पर 31 फेब के बजाय आप क्या लिखोगे 29th ऑफ फेब 20, और अब इसमें जोड़ो 3 दिन ग्रेस के, तो सरकार 1, 2 और 3 मार्च। लेकिन अगर यही डेटा डेज में दे रखा है फिर तो इश्यू नहीं है, आप उठाओ ऐसे 30 दिन, और उसमें 31 जनवरी के बाद से शुरू करना है। सर 31 जनवरी के बाद फरवरी चालू हो जाता है, ओके, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं सरकार 29, तो माइनस कर दो 29 पूरे, सर कर दिए, अभी भी 1 दिन बचा, तो ये काय का होगा मार्च का, और इसमें अब जोड़ो 3 दिन ग्रेस के, तो 4 मार्च आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। चलिए वापस चलते हैं, तो क्या लिखा हमने, इफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर नंबर ऑफ डेज देन स्टार्ट काउंटिंग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम नेक्स्ट डे एंड देन add 3 grace days to know or to ascertain maturity date। जैसे बिल ड्रॉ किया है मान लो 18 जुलाई 20 को 60 दिन के लिए, तो काउंटिंग ऑफ डेज कहां चालू होगी 19 जुलाई से। तो आप क्या करो, जुलाई लिखो 31 की, माइनस कर दो डेट ऑफ बिल 18, तो 31 माइनस 18, 3 दिन आ गए जुलाई के। अब आपको 60 डेज ऐड करने हैं, तो 60 माइनस 13, ये बचे 47। फिर अगस्त के कितने सरकार 31, तो 47 माइनस 31, 47 माइनस 31, तो ये आ गए 16 दिन। अब सितंबर तो 30 का होता है, तो मतलब 16 दिन सितंबर के उसके अंदर ही आ रहा है, 16 सितंबर। ये आई ड्यू डेट, अब आपको निकालना है मैच्योरिटी डेट, तो 3 दिन ग्रेस के और जोड़ो, तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट आएगी दैट विल बी 19th ऑफ सितंबर। ओके सरकार। अच्छा यहीं अगर ये ड्यूरेशन मंथ में दी जाती, जैसे यही तारीख है और इस बार ड्यूरेशन है 2 मंथ, तो आप क्या करोगे, ये जो 2 है इसे इस मंथ वाले कॉलम में ऐड कर दो, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, तो 18 9 20, ये क्या आ गई ड्यू डेट। अब इसमें 3 दिन जोड़ो ग्रेस पीरियड के, तो ग्रेस पीरियड यहाँ पे जोड़ोगे तो 18 और 3 21, तो 21 9 20 विल बी योर मैच्योरिटी डेट, जिस दिन पैसा आएगा। ओके सरकार। और बोलो सरकार, लास्ट पॉइंट जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये बिल नॉर्मल इनवॉइस है, सेल्स का बिल या परचेज का बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट नहीं है, तो हाथ जोड़ के विनती है
ग्रेस डेज ऐड ना करें। हाथ जोड़ के विनती है, ग्रेस डेज ऐड ना करें। ग्रेस डेज आपको सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में ही कंसीडर करना है, बाकी कहीं पे कंसीडर नहीं करना। यानी मैंने सिर्फ बोला कि मैंने आपको माल बेचा 15 जनवरी को और 1 महीने का क्रेडिट दिया, तो 15 जनवरी में 1 महीना जोड़ा, 15 फरवरी आ गया, यही मेरी ड्यू डेट है। इसमें 3 दिन की ग्रेस पीरियड जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलता हूं कि मैंने 15 जनवरी को आपके ऊपर बिल लिखा 1 महीने का, तो 15 जनवरी प्लस 1 महीना 15 फरवरी, अब यहां पे 3 दिन ग्रेस के जरूर जोड़ दीजिएगा। चलो सरकार आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक डिस्कशन हो गई। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकाल रहे हैं हम पहले वाले केस में, क्योंकि एग्जाम सबसे ज्यादा वही आया है, वन वे ट्रांजैक्शन। खरीदा, अब इकट्ठा एक बार में पे कर रहे हैं, यानी वन वे ट्रांजैक्शन। चलो देखें, मालिक एवरेज रेट है क्या? व्हाट इज एवरेज रेट? तो बेसिकली आपके वो अलग अलग जो अमाउंट थे उनको एक सिंगल डेट पर एक्यूमुलेट करने की प्रक्रिया एवरेज रेट है। तो आपको क्या करना है सर? एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेट निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि सर ना तो अमाउंट सेम है और ना इंटरवल सेम है। तो जब 2 वेरिएबल्स हो और दोनों में से कोई भी एक न्यूट्रल ना हो, तो आपको क्या चाहिए पड़ता है? वेटेड एवरेज। अगर इसमें से एक कांस्टेंट होता तो आप क्या निकालते? सिंपल एवरेज। तो क्या निकालना है? वेटेड एवरेज। और सरकार वेटेड एवरेज के लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए चाहिए 2 वेरिएबल, एक अमाउंट और दूसरा नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन में अमाउंट हमेशा मिलेगा, बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम यह है कि हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं तो जो तारीख पर बिल लिखे गए हैं उसमें ड्यूरेशन प्लस 3 दिन ग्रेस को ऐड करने के बाद हर एक बिल की ड्यू डेट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें अमाउंट अवेलेबल है और ड्यू डेट ऑफ बिल अवेलेबल है। हमें आर्टिफिशियली नंबर ऑफ डेज डेवलप करने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन जितने बिल्स हैं जो ड्यू डेट आई है उसमें से किसी एक डेट को अपनी बेस डेट या जीरो डेट मानना है। सरकार बेस डेट आप कोई सी भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल मालिक, कोई सी भी ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल मीन है, वेटेड एवरेज है। अगर आप किसी भी डेट को बेस डेट लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा और आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप कोई सी भी डेट लेंगे तो हो सकता है कि फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट माइनस में आए और कुछ प्रोडक्ट प्लस में आए, तो आपको तकलीफ होगी। तो मालिक ज्यादा बेहतर क्या है? तो हमेशा ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन आपको स्पष्टतः स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि नहीं तुझे तो बच्चा यही बेस डेट लेना पड़ेगी, ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता है। अगर ऐसा ना बोले तो आपको हमेशा प्रेफर करना है कि उन सारी ड्यू डेट्स में जो पहली ड्यू डेट पड़ रही है, यानी जो सबसे अर्ली ड्यू डेट पड़ रही है, आप उसको अपनी बेस डेट मानेंगे। ठीक है सरकार, तो क्या लिखा जरा पढ़ते हैं। टू एसर्टेन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेज, दैट इज एवरेज ड्यू डेट, वी नीड 2 वेरिएबल, नेमली नंबर ऑफ डेज एंड 2 अमाउंट। अब अमाउंट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये तो आपको अवेलेबल है, ये नहीं है, तो आपको इसे एसर्टेन करना है। और उसके लिए आपकी स्टेप नंबर 1 होगी, सबसे पहले एक बेस डेट सिलेक्ट कर लें, और वो क्या होगी? तो आपको हमेशा बेस डेट, पहली ड्यू डेट लेना है। जैसे आपकी ड्यू डेट है 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 मार्च और 15 अप्रैल, तो आप 12 जनवरी को बेस डेट लेंगे। आप इन चारों में से कोई सी भी डेट को ले लेते या इनके अलावा भी कोई तीसरी डेट ले लेते तो भी आपका फाइनल आंसर वही आता, लेकिन आपकी कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने की बढ़ जाती। ठीक है, तो हमेशा पहली ड्यू डेट को ही बेस डेट लेंगे। अब सरकार ये निकाल लिया, ये लिख लिया। पर्पस क्या था याद करो, आर्टिफिशियली नंबर ऑफ डेज चाहिए ताकि प्रोडक्ट बन सके। तो अब अगला काम होगा आर्टिफिशियली डेज को पैदा करना है। तो कैसे करेंगे? तो हर एक इंडिविजुअल बिल की जो ड्यू डेट है उससे इस बेस डेट को कंपेयर करो और क्या निकाल लो? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। कैसे करोगे? अगर 4 बिल हैं और ये हमारी बेस डेट है तो बेस डेट वर्सेस पहला बिल की ड्यू डेट 0 आएगा, फिर बेस डेट वर्सेस ये वाली डेट नंबर ऑफ डेज, फिर ये और सो ऑन। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ट्रिक खेलना है, बिल्कुल आपको आता होगा। जैसे अगर 15 जनवरी से 12 फरवरी का आप गैप निकाल चुके हैं, अब आपको फिर से 15 जनवरी से 12 फरवरी का आप गैप निकाल चुके हैं
और आपको फिर से 15 जनवरी से, क्योंकि हर बार आपको कंपेयर कैसे करना है बेस डेट से, तो फिर से 15 जनवरी से अगर 10 मार्च का कंपैरिजन करना है तो आप क्या बोलोगे कि सरकार देखो 15 जनवरी से 12 फरवरी का गैप हमको पता है, तो इतना हमें फिर से नहीं निकालना। अब आप 12 फरवरी से जो अगली ड्यू डेट है उसका गैप निकाल के जो पिछला ड्यूरेशन थी उसको जोड़ दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज जाएंगे। फिर जब उसके अगले में जाओगे तो इसका जो टोटल अमाउंट आया था उसको लिख लो, और जो आपने कैलकुलेट किया था सेकंड, वहां से लेके जो अगली ड्यू डेट है उसका गैप निकाल लो। सरकार पता नहीं आप बोल क्या रहे हो, समझाता हूं। अब मालिक ये देखो, मैंने यहां पर 4 इंडिविजुअल ड्यू डेट लिखी। क्या करेंगे आप, सरकार बेस डेट लेंगे पहले। तो मालिक समझो, ये आपने ली अपनी बेस डेट जो कि आपकी पहली ड्यू डेट थी। अब आपको इस बेस डेट से ये कंपेयर करना है, फिर इसी से ये कंपेयर करना है, फिर इसी से ये कंपेयर करना है, और फिर इसी से ये कंपेयर करना है। अब आपने 10 जनवरी से 10 जनवरी कंपेयर की। अब आपने 10 जनवरी से 10 जनवरी कंपेयर करी तो नंबर ऑफ डेज 0 आएंगे, बट ऑब्वियस। लेकिन जब आप 10 जनवरी से ये 18 फरवरी कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, सर जनवरी में होते हैं 31 डेज, और 31 में से 10 जनवरी माइनस कर दो, तो जनवरी के 21 और फरवरी के 18, तो आपने कितने दिन निकाल लिए, 39 डेज। अब सुनिएगा ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा वो क्या था। अब आपके पास 10 जनवरी से 18 फरवरी का गैप ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आपको फिर से इसी 10 जनवरी से 12 मार्च को कंपेयर करना है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सरकार हम ऑलरेडी जब यहां तक आ चुके हैं तो अब वापस से जीरो से क्यों शुरू करें, इतने दिन का गैप तो मुझे पता ही है। तो सबसे पहली फुर्सत में 39 लिख दो। अब जरा ये बताओ कि 18 फरवरी से 12 मार्च का गैप क्या है, ना कि वापस से 10 जनवरी से 12 मार्च का गैप। तो अब 10 जनवरी से 18 फरवरी का जो ड्यूरेशन था वो उठा के एज इट इज छाप दो, और अब इसमें आगे बढ़ो 18 फरवरी से 12 मार्च। चलो देखते हैं 18 फरवरी से, फरवरी खत्म कब हो रहा है सर, लीप ईयर है 29 को होगा, तो 29 माइनस 18 यानी 11 दिन फरवरी के, और मार्च के 12, तो 39 प्लस 11 50, 50 प्लस 12 62। तो आपको ये पता पड़ चुका है कि 10 जनवरी से 12 मार्च का गैप 62 डेज है। तब आपको अगला काम क्या करना है, सरकार इसी 10 जनवरी से वापस से 19 अप्रैल का गैप निकालना है। तब आप क्या बोलोगे, सर मुझको 10 जनवरी से 12 मार्च का गैप पहले से पता है, तो मैं क्यों वापस से जीरो शुरू करूंगा, बल्कि यहीं से आगे बढ़ूंगा। तो ये लिख दिया 62। अब बताओ 12 मार्च से 19 अप्रैल में कितना गैप आता है, तो मालिक मार्च होता है 31 का, 31 माइनस 12, तो मार्च के आ रहे हैं 19 दिन और अप्रैल के भी 19 दिन, तो सरकार 62 प्लस 19 प्लस 19, तो ये हो गए मालिक 100 डेज। तो इस प्रकार आप नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करेंगे, यानी गधामाली नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है। क्या करेंगे, अगर मैंने 10 जनवरी से 18 फरवरी का गैप निकाल लिया है और अब मुझे फिर से 10 जनवरी से 12 मार्च का गैप निकालना है, तो मैं सीधे 10 जनवरी से 12 मार्च का गैप नहीं निकालूंगा, बल्कि मैं 10 जनवरी से 18 फरवरी का जो गैप था वो लिख दूंगा, और 18 फरवरी से 12 मार्च का गैप निकालूंगा। सिमिलरली जब 10 जनवरी से 19 अप्रैल का गैप निकाला जाएगा तो आप उस समय 10 जनवरी से 12 मार्च ऑलरेडी गैप निकाल चुके हैं, वो लिख देंगे, और फिर 12 मार्च से 19 अप्रैल का गैप कैलकुलेट किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं सरकार। तो स्टेप 1 में हमने क्या कर लिया, बेस डेट ले ली। स्टेप 2 में उस बेस डेट से इंडिविजुअल ड्यू डेट को कंपेयर किया और आर्टिफिशियली फाइनली हमने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए। अब हमारे पास मौका भी है और दस्तूर भी है, अब हमारे पास अमाउंट भी है और हमारे पास नंबर ऑफ डेज भी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमको वेटेड एवरेज चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलोगे, टेक्निकली प्रोडक्ट। तो स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट और एसर्टेन द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट विद नंबर ऑफ डेज। तो अब प्रोडक्ट आ गया, हाँ इसको जोड़ लो, और फाइनली चौथी स्टेप में आपका एवरेज ड्यू डेट तैयार है। क्या करोगे, तो सरकार एवरेज ड्यू डेट आप समझो डेज इनटू अमाउंट, ये आपने कर लिया। अब यहां पे आपको क्या चाहिए, अगर यहां पे आपको चाहिए, आपने डेज इनटू अमाउंट मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, यहां अगर आपको यहां पे अमाउंट चाहिए तो आप डिवाइड करो डेज, तो एवरेज अमाउंट हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए एवरेज ड्यू डेट, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया है डेज इनटू अमाउंट, और आपको आंसर में डेज चाहिए, तो डिवाइड क्या करोगे, अमाउंट। तो डेज इनटू अमाउंट का मतलब क्या था, प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट इक्वल्स टू एवरेज नंबर ऑफ डेज। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट इक्वल्स टू एवरेज नंबर ऑफ डेज। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू टोटल और समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय समीशन ऑफ अमाउंट। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे हो पाया? सो सिंपल था, अमाउंट इनटू डेज। डेज कैसे आए? सर व्हेन वी कंपेयर बोलो हाँ, व्हेन वी कंपेयर इंडिविजुअल ड्यू डेट विद बेस डेट, यानी वो डेज तब आए जब आपने एक बेस डेट मानी थी। अपना आधार ही भूल गए? आधार नहीं भूलना है, जमीन से जुड़े रहना है। तो वो जमीन क्या थी? बेस डेट। यानी ये कब हो पाया? जब मैंने एक बेस डेट मानी थी, तो उसको भूलना नहीं है। तो एवरेज डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस ऑब्लिक माइनस समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय समीशन ऑफ अमाउंट। तो क्या आ जाएगा? एवरेज ड्यू डेट। चलो सरकार एक क्वेश्चन करवा दो ना प्लीज, तो फिर हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने तैयारी कर रखी बेहतरीन वाली आपके लिए, मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू सेव योर मैक्सिमम टाइम। बस आपको सुनना है और पूरा ध्यान से सुनना है। देखो मेरे पास 1 2 3 4 बिल थे। अच्छा यहाँ पे हमें 16 अगस्त लिखा है, अगर यहाँ पे हम 15 अगस्त लिख देता तो क्या होता? हाँ बोलो क्या होता? सर ये तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है भारत का, और इस दिन तो बैंक बंद होते हैं, सबको छुट्टी रहती है। एब्सोल्युटली। क्या प्रीपोन करेंगे? आंसर आया नहीं करेंगे, क्योंकि बिल आप कभी भी किसी भी समय, संडे को, मंडे को, अपनी हैप्पी बर्थडे को, भारत की स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे, एनी टाइम लिख सकते हैं। बिल की जो ड्यू डेट है, मैच्योरिटी डेट है, वो पब्लिक हॉलीडे पे नहीं पढ़ना चाहिए, वो कंफ्यूज करेगा। ध्यान रखना, बिल कभी भी और किसी भी दिन लिखा जा सकता है। बिल की मैच्योरिटी डेट जो है वो पब्लिक हॉलीडे पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मालिक 16 अगस्त को बिल लिखा गया और बिल की ड्यूरेशन है 60 दिन। ठीक है, चलो तो 60 दिन आगे बढ़ना है। अगस्त कितने का होता है? सरकार देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ऑल्दो आपको एग्जाम में इतनी मेहनत नहीं करना। तो अगस्त कितने का होता है? 31 का। बिल कब लिखा है? 16 को, तो 16 छोड़ दो, उसके आगे की बात करना है। तो 31 माइनस 16, तो 15 दिन अगस्त के। कुल 60 दिन का बिल माइनस 15, तो बचे 30 दिन। 31 माइनस 16 हो गए 15, 60 माइनस 15 करें, बचे 45 दिन। अगला महीना आ रहा है सितंबर, और सरकार सितंबर 45 दिन का नहीं होता, 30 का होता है। तो सितंबर के 30 और माइनस कर दो। अब क्या बचे? सर 15 दिन अक्टूबर के, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो फिर 3 दिन ग्रेस के और जोड़ो। तो 15 अक्टूबर प्लस 3, 18 अक्टूबर। अब आप इसको यहां पे सीधे लिख सकते थे, कैसे? मैच्योरिटी डेट 18th ऑफ अक्टूबर। सर ये ईयर नहीं लिखा, चलो ईयर नहीं लिखा तो आप इसको नॉन लीप ईयर मान लेना। अगर ईयर लिखा होता तो आप इसको लीप ईयर मानते हैं। ठीक है, और लीप ईयर मतलब 366 डेज, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, तो 10 सितंबर का बिल 3 महीने ऐड करना है। कहां पे जोड़ोगे? सितंबर में। तो सितंबर में जोड़े तो 1 महीना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब तारीख में 3 दिन और जोड़ दो, तो 10 और 3 13, तो 13 दिसंबर विल बी द एवरेज ड्यू डेट। ठीक है मालिक, और आगे बढ़ो। 4 अक्टूबर में 30 दिन जोड़ना है, 30 दिन। ओके, तो अक्टूबर कितने का होता है? सरकार अक्टूबर होता है 31 का, और उसमें माइनस कर दो ये 4, तो 27 डेज ऑफ अक्टूबर खत्म। बिल कितने का है? 30 दिन का, 30 माइनस 27, तो 30 में से 27 दिन अक्टूबर के खत्म, तब बचे 3 दिन। तो 3 दिन नवंबर के और 3 दिन जोड़े ग्रेस के, यानी 6 नवंबर आपकी मैच्योरिटी डेट आ गई। और लास्ट 14 नवंबर का बिल 2 महीने जोड़ना है, तो नवंबर में 2 महीने, दिसंबर, जनवरी, 14 जनवरी। अब 3 दिन और जोड़ो, 17 जनवरी। तो 17th ऑफ जनवरी इज माई ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। ठीक है, अब सुनो आगे। अब हमने इसको क्या करना है? एवरी डेट में कन्वर्ट करना है। तो मालिक बेस डेट लो। हाँ बेस डेट लें। बताओ कौन सी बेस डेट सबसे पहले आ रही है? अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, जनवरी। सरकार अक्टूबर ही पहले आएगी। हाँ, तो लेट बेस डेट इक्वल्स टू 18th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अब क्या करूं? स्टेप नंबर 2, इंडिविजुअल ड्यू डेट को इस बेस डेट से कंपेयर करो और निकालो नंबर ऑफ डेज। तो बताओ 18 अक्टूबर वर्सेस 18 अक्टूबर। सर 0। 18 अक्टूबर से पहले आप आओ नवंबर में,
6 नवंबर को, तो 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 18 से 31 यानी 13 दिन अक्टूबर के, और नवंबर के 6, तो 13 और 6 19 दिन। अब सरकार आप 19 दिन तो ऑलरेडी आ चुके हो 6 नवंबर तक, और नवंबर होता है 30 का, तो 30 माइनस 6 तो 24 दिन और जोड़ लो, और दिसंबर के 13, तो 19 प्लस 24 प्लस 13, तो ये हो गए सरकार 56 डेज। यानी आप 18 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक का गैप निकाल चुके हो, तो ये एज इट इज यहां पे छाप दो 56 डेज। और अब यहां से आगे बढ़ो, दिसंबर भी 31 का होता है, और 31 में से 13 माइनस कर दो, तो दिसंबर के 18 दिन और जनवरी के 17 दिन, तो ये हो गए मालिक आपके 91 डेज। अब मालिक आपके पास मौका भी है, मालिक ऐसा है अमाउंट तो हमारे पास पहले से था, नंबर ऑफ डेज हमने डेवलप कर लिए, तो मौका भी है और दस्तूर भी है, और हमको क्या चाहिए वेटेड एवरेज, और उसके लिए क्या चाहिए पहले प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए अमाउंट और डेज मल्टीप्लाई कर दें। अमाउंट को हमने माना x और नंबर ऑफ डेज जो हमने डेवलप करे वो हो गए हमारे बाय, तो अमाउंट इनटू प्रोडक्ट इक्वल्स टू x बाय, अमाउंट इनटू डेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट दैट इज x बाय। तो सरकार 2 लाख इंटू 0, सर ये 0 ही आएगा, 1,50,000 इंटू 56, अब तक 56, तो ये होता है 84 लाख। फिर 2,50,000 इंटू 19, ये होता है 47.5 लैक्स, और फिर 1 लाख इंटू 91 लैक्स। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 91 लाख प्लस 47,50,000 प्लस 84 लाख, ये होता है साहब 222.5 लैक्स, यानी 2,22,50,000। अब सरकार मेरे पास समीशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया और समीशन ऑफ अमाउंट भी है, तो इनको जब मैं नेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डेज, और ये निकले कैसे बेस डेट को बेस मानने पर। तो सरकार एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ अमाउंट। तो जरा देखें, बेस डेट 18th ऑफ अक्टूबर, तो एवरेज ड्यू डेट बेस डेट 18th अक्टूबर प्लस समीशन ऑफ प्रोडक्ट 2,22 लाख। तो एवरेज तो एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस ब्रैकेट में समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय समीशन ऑफ अमाउंट। लिख लेते हैं सरकार, 2,22,50,000 डिवाइडेड बाय 7 लैक्स, ये आता है मालिक 31.78 डेज। तो 18 अक्टूबर में अगर हम 31.78 डेज ऐड करेंगे तो वो जादुई तारीख आएगी कि अगर उस दिन ये 7 लाख एक साथ सेटल हो जाए तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। तो चलिए सरकार, अब 31.78 डेज जोड़ना है 18 अक्टूबर में, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 31.78 डेज। पहले तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो सरकार, क्योंकि तारीखें डेसिमल में नहीं होती। 31 डे कंप्लीट हो चुके हैं और 32nd डे का भी 0.78 हो चुका है, तो 32 डेज ऐड करना है। अब अक्टूबर में हम खड़े हैं 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में बचे हैं 13 दिन, तो 13 दिन माइनस करें अक्टूबर के तो बचे 19 डेज। तो ये 19 डेज काय के होंगे सरकार, ये होंगे नवंबर के। यानी अगर ये सारे बिल एक साथ 19th ऑफ नवंबर को सेटल हो जाए तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली इस दिन सेटलमेंट नहीं होगा, ये तो आपकी इमेजिनरी डेट आ गई कि इस दिन पे करते हैं पूरे 7 लाख तो ब्याज नहीं लगता किसी को भी। अब क्वेश्चन धीरे से आपको पकड़ा देगा एक और तारीख कि भैया हमने तो डिसाइड किया है कि 31 दिसंबर को पेमेंट करेंगे और पेमेंट करते समय 10% का ब्याज अलाउड है। अब पेमेंट कब होना था बिना ब्याज के लिए 19th ऑफ नवंबर,
क्या इसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ोगे? नहीं मालिक, जितनी नाटक नौटंकी ग्रेस डेज की करना थी वो सब ऊपर हो गई, अब नहीं करना, ये फाइनल डेट है। इवन अगर ये 15 अगस्त को भी आए तो ये फाइनल है, ये क्योंकि इमेजिनरी सिर्फ वेटेड एवरेज मैथमेटिकल मीन है, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता। और एक्चुअली रियल लाइफ में तो इस डेट पे कोई पेमेंट हो भी नहीं रहा है, सिर्फ इमेजिनरी डेट है कि अगर इस दिन पेमेंट करते तो ब्याज नहीं लगता। तो मालिक अब 19 नवंबर को पेमेंट करना था, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि 31 दिसंबर को पेमेंट करेंगे। तो अब इस पूरे 7 लाख पर 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक का ब्याज निकालो। तो नवंबर में होते कितने हैं सरकार? 30 दिन। आप कहां पे खड़े हो सर? 19 तारीख को, तो 11 दिन नवंबर के और 31 दिन दिसंबर के। तो अब आपको कुछ नहीं करना, इस 7 लाख रुपए पर एक साथ एक बार में 42 डेज का ब्याज आपको चार्ज कर देना है। अगर ये एवरेज रेट नहीं आती तो क्या करते हैं? उन चारों बिल पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते 31 दिसंबर तक का, और एवरेज रेट निकाल लिया तो एक बार में काम हो गया। तो आई होप आप लोगों तक कॉन्सेप्ट पहुंच गए। कॉन्सेप्ट तो खैर आपको पहले से आते थे, मुझे पता है। मैंने आपको जो जरूरी सूचनाएं देनी थी खासतौर से विद रिगार्ड्स टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंच गई, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। इस वीडियो में हम यहां पे रोकेंगे और अब अगले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए थे, और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट म्यूचुअल डीलिंग डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट की है, क्योंकि फॉर्मूला सब कुछ वही है, सिर्फ करना कैसे है वो भी आपको पता है, एक बार ब्रशअप करना है। चलिए सरकार, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी 4 एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।